आज हम भारत में कृषि एवं भूमि सुधार के बारे में जानेंगे कि भारत में कृषि एवं भूमि सुधार के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए गए। जैसा कि हमने देखा कि आज़ादी से पहले किसानों की दुर्दशा थी और ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति से किसानों का अधिक से अधिक शोषण हो रहा था और उनके हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किए जा रहे थे और लगान की जो दर प्रतिदिन बढ़ती होने के कारण किसानों की जो आर्थिक स्थिति थी वो दयनीय हो गई थी, जिसकी ओर ना तो ब्रिटिश सरकार ने ध्यान दिया और जमींदार और जागीरदार जो वर्ग था वह भी किसानों का शोषण करने में लगा हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय सरकार को यह महसूस हुआ कि किसानों की जो समस्याएं हैं और उनकी जो कृषि संबंधित विभिन्न परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए। तो उस समय भारत सरकार के द्वारा कदम उठाए गए ताकि किसानों की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उनका समाधान हो और जो जमींदारों के अत्याचार और शोषण से सदैव किसान ग्रसित रहे हैं उनमें कमी लाई जाए। तो इसी उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण जो सुधार किए गए उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि भारत की आज़ादी के बाद कृषि सुधार की एवं भूमि सुधार की प्रक्रिया 2 चरणों में विकसित हुई। कितने चरणों में? 2 चरणों में। पहला चरण आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हुआ। जैसे भारत आज़ाद हुआ तो उसके पहला चरण आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हुआ और 60 के दशक तक जारी रहा। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, बिचौलियों की समाप्ति, जैसे जागीरदार और जमींदार ये बिचौलिया का काम करते थे। नंबर 2, भूमि पर हदबंदी और नंबर 3 था सहकारी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ये देखने को मिलता है। तो 2 चरणों में विकास और क्या विशेषताएं थी। तो पहला था बिचौलियों की समाप्ति करना, दूसरा था भूमि पर हदबंदी और सहकारी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। जमींदारी उन्मूलन, इसके बाद देखेंगे किस प्रकार जमींदारों का उन्मूलन सरकार के द्वारा किया गया। आज़ादी के 1 या 2 वर्ष के अंदर ही अर्थात 1949 के आते आते जमींदारी उन्मूलन बिल या कृषि भूमि कानून कई प्रदेशों में बनाए गए। जीवी पंत की अध्यक्षता में बनाई गई जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट को कई प्रदेशों में के लिए नमूना बन गई, उदाहरण बन गई। जीवी पंत की जो अध्यक्षता में बनाई गई जमींदारी उन्मूलन समिति थी उसकी जो रिपोर्ट थी वो कई प्रदेशों के लिए एक उदाहरण बनी। और जमींदारी उन्मूलन का अर्थ था लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को उनकी भूमि का स्वामी बनाना। ये जमींदारी वर्ग लंबे समय से अगर हम देखें तो सल्तनत काल और मुगल काल और ब्रिटिश समय में भी जमींदारी वर्ग ने सबसे ज़्यादा किसानों का शोषण किया और ये इनके ऊपर प्रशासन का तो हाथ रहता था और ये जो किसान की वास्तविक स्थिति से शासन को अवगत नहीं कराते थे और ये वास्तविक रूप से यह वर्ग भी ज़्यादा शोषण करता था। तो सरकार ने आज़ादी के बाद ये ध्यान दिया कि जमींदारों का उन्मूलन किया जाए। जमींदारी उन्मूलन की कमियां। अब जमींदारों का उन्मूलन तो हुआ लेकिन उनमें क्या कमियां रही? पूर्ण रूप से जमींदारों पर कितनी नियंत्रण लगाया जा सका और उनको हम देखेंगे। जमींदारी उन्मूलन कानून में कई कमियां थी, जैसे उत्तर प्रदेश में जमींदारों को जमीन अपने पास रखने की अनुमति दे दी गई, मतलब उन्हें उसी का मालिक बना रहने दिया गया। जो कमी थी, कृषि एवं भूमि सुधार के कानून राज्य विधायकों द्वारा पारित किए गए
लेकिन भूमि स्वामियों ने अपने अड़चने डालने की हर संभव कोशिश की। भूमि स्वामियों के प्रतिरोध के कारण जमींदारी उन्मूलन की प्रक्रिया थी भारतीय गणतंत्र की स्थापना के 1 दशक में पूरी हुई। तो जमींदारी उन्मूलन तो किया गया, लेकिन जमींदारी वर्ग ने भी बहुत सारे रास्ते निकाल रखे थे जिससे कि वह अपनी जो आर्थिक शोषण की नीति है वो बनाए रख सके, और इसको काफ़ी लंबे समय बाद इसको पूर्ण तरह समाप्त किया गया। इसके बाद हम देखते हैं काश्तकारी सुधार। काश्तकारी सुधार में क्या सुधार किए गए? काश्तकारी सुधार की 3 विशेषताएं थी। नंबर 1, उन काश्तकारों के लिए काश्तकारी की गारंटी करना जिन्होंने विशेष अवधि तक उस जमीन पर खेती की हो। नंबर 1 विशेषता। नंबर 2 थी काश्तकारों द्वारा दिए जाने वाला लगान एक उचित दर पर लाना। और नंबर 3, काश्तकारों को उसके द्वारा जोती जा रही जमीन के स्वामित्व का अधिकार मिलना था। भारत के अधिकांश हिस्सों में अनुपस्थित भूमि स्वामियों द्वारा फिर व्यक्तिगत खेती का काम करने की अनुमति दे दी गई। काश्तकारी कानून में सीधी सफलता मिली, मतलब पूर्ण रूप से सफलता इसमें नहीं प्राप्त होती है, पर काश्तकारी सुधार के द्वारा किसानों की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। इसके बाद भूमि हदबंदी। तो भूमि हदबंदी में क्या व्यवस्था थी? भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग भूमि संपत्ति पर हदबंदी तय करना भी था ताकि भूमि का वितरण समान रूप से हो सके। आजादी के बाद कांग्रेस भूमि हदबंदी का कांग्रेस ने समर्थन किया। उनका मानना था कि जिन किसानों को भूमि की जरूरत है उन्हें उस भूमि का मालिक बनाया जाए, उनके नियंत्रण में दिए जाए, जिससे कि वे अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने जो कृषि कार्य को कर सकें। तो कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। कुमारप्पा समिति ने जुलाई 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए भूमि हदबंदी का समर्थन किया। भूमि हदबंदी का विरोध भी होने लगा था। भूस्वामियों और शहरी निहित स्वार्थों को अपनी संपत्ति के लिए खतरा दिखाई देने लगा था भूमि हदबंदी से। जैसा कि जमींदार वर्गों ने पहले इनका उन्मूलन हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने कुछ न कुछ नए उपाय निकाल दिए थे। लेकिन यहाँ पे जो भूमि हदबंदी तो हुई, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से इसमें सफलता नहीं दिखाई देती है, और भूमि स्वामी और शहरी निहित स्वार्थों को अपनी संपत्ति के लिए खतरा दिखाई देने लगा था। यानी जमीन पर अधिक से अधिक कब्जा जो इनके जो जमींदार वर्ग जैसे लोग थे, धनाढ्य वर्ग के लोग थे, वो अपना बनाए हुए थे। हदबंदी कानून की कमियां। हदबंदी कानून की कमियां क्या क्या थी? हदबंदी कानून बनाने में हुई अप्रत्याशित देरी के कारण, मतलब कानून तो बनाया पर उसमें काफी देरी रही। कानून का प्रभाव भी हल्का रहा, मतलब जब कोई कानून उसके हिसाब से अगर उस पर समय लगता है तो उसका प्रभाव भी इतना इफेक्टफुल नहीं रहता है, यानी प्रभाव हल्का रहता है। भूमि स्वामी को अपनी संपत्ति को हदबंदी से बचाने के लिए परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम से करने का अवसर मिल गया। अब भूमि स्वामी थे वो, उन्होंने चालाकी की कि अपने नाम तो संपत्ति नहीं रख सकते, तो उन्होंने अपने परिवार रिश्तेदार जो भी थे उनके नाम से उन भूमि को मतलब नाम करना शुरू कर दिया, जिससे क्या उनका अधिक से अधिक भूमि पर कब्जा रहा। कई राज्यों में हदबंदी व्यक्तिगत आधार पर लागू की गई। भूमि हदबंदी कानून के विलंब होने से भूमि स्वामी को अपनी अतिरिक्त जमीनें बेचने या अपने रिश्तेदार के नाम करने का अवसर मिल गया। तो ये इस तरह से देखा जाए तो जो भूमि स्वामी बड़े बड़े जो भूमाफिया जिसको कह सकते हैं, वो इस कानून की कमियों का लाभ उठाते हुए उन्होंने काफ़ी जो जमीनें थी वो अपने परिवार के लोगों
तो अन्य रिश्तेदारों के नाम करने का उन्हें पर्याप्त अवसर मिला। तो हदबंदी के कानून ने ये प्रमुख कमी थी, देरी से इसे लागू करना, जिसमें इसका प्रभाव भी ज़्यादा नहीं रहा। भूदान आंदोलन। अब महात्मा गांधी ने भूदान आंदोलन के अंतर्गत ये कहा था कि सारी भूमि गोपाल की, अर्थात भूदान आंदोलन में कृषि में संस्थागत परिवर्तन करने जैसे भूमि का पुनः वितरण केवल सरकारी कानूनों के द्वारा नहीं बल्कि आंदोलन के जरिए करने की कोशिश की गई। पहले क्या था कि सरकार भूमि सुधार करने के लिए कानून बना रही थी, लेकिन अब ये आवश्यकता महसूस हुई कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है, अतः उसके लिए एक आंदोलन की जरूरत है। जैसे बहुत सारे आंदोलन जो चले, महात्मा गांधी ने असहयोग समन्वय किया, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी प्रकार से भूदान आंदोलन भी चलाएगा, जिसका उद्देश्य ये था कि जिन किसानों के पास कृषि कार्य करने के लिए भूमि नहीं है उनको भूमि दी जाए, और जो बड़ी बड़ी भूमि के स्वामी हैं वो अपनी भूमि को दान में दें, जिससे कि जो आम किसान है, गरीब किसान है, उनको भी भूमि मिले और उनका जीवन जो भी है यापन आसानी से हो सके। तो इसमें महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। 1955 ईस्वी के आते आते आंदोलन ने एक नया रूप ग्रहण कर लिया था, ग्राम दान का। ग्राम दान एक नया रूप देखने को मिलता है, और गांधी जी ने ये नारा दिया, सारी भूमि गोपाल की। तो आंदोलन का मूल्यांकन देखा जाए तो भूदान आंदोलन का अपना विशेष महत्व रहा। इसमें बढ़ चढ़कर कांग्रेस के नेताओं ने भाग लिया और इस बात पर विशेष बल दिया कि जो भूमिहीन किसान हैं उनको भूमि प्रदान की जाए, और जिससे कि किसानों को अपने परिवार के हिसाब से भूमि प्राप्त हुई और वो उस पर कृषि कार्य करने लगे, और उनकी जो जीवन की जो ज़रूरतें थी, मतलब जीवन यापन करने की जो उनकी आवश्यकता थी, वो भूमि से पूरी होने लगी। तो आंदोलन का विशेष महत्व देखने को मिलता है। भूमि सुधार एवं सहकारिताएं। भूमि सुधार और सहकारिताओं में देखते हैं, सहकारिता से भारत में खेती में बड़ी उन्नति हुई, इससे गरीबों को फायदा पहुंचा सहकारिता से। इसलिए सहकारिता भूमि सुधार के जरिए संस्थागत परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण तत्व था। कुमारता समिति ने सुझाव दिए कि राज्य को कृषि के विभिन्न स्तरों के अनुरूप विभिन्न सहकारों को लागू करवाने का अधिकार सौंपे जाने चाहिए, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा और भी ठोस कदम उठाए गए। तो भूमि सुधार एवं सहकारिता, इसके अंतर्गत भी भूमि के बहुत सारी जो समस्याएं थी, वितरण की समस्याएं, सुधार की समस्याएं, और कुमारता समिति ने इसमें अपने सुझाव भी दिए, तो इससे भी भूमि सुधार में काफ़ी बढ़ावा मिला और सुधार आया, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा भी ठोस कदम उठाए गए। सहकारीकरण का मूल्यांकन। तो सेवा सहकारिता संस्थाएं कृषि सहकारों से थोड़ी बेहतर स्थिति में थी, लेकिन उनमें भी असमानताएं मौजूद थी, मतलब समस्याएं, मतलब कमियां तो थी, बल्कि उन समस्याओं को बढ़ाने के प्रयास भी हो रहे थे। उन असमानताओं को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे। आमतौर पर सहकारी संस्थाओं के नेता, मतलब जो संस्थाओं में जो कर्मचारी थे, बड़े पद पर बैठे हुए थे, वो भी अपनी पद का लाभ उठा रहे थे, और वो धन के बदले मतलब ऐसे कार्य करते थे जिससे कि आम जन को उसका फायदा नहीं पहुंचता था। एक तरह से कहा जाए तो भ्रष्टाचार, यानी करप्शन था उस समय। तो जैसे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष एक ही परिवार के हुआ करते थे, जो परिवार गांव में प्रभावशाली होता था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष थे वो अपने पद का लाभ उठाते थे, और एक तरह से उनका गांव में प्रभावशाली दमनता होती थी,
जिससे कि आम जो किसान थे वो अपना मुंह नहीं खोल पाते थे सरकार के मतलब सरकारी योजनाओं के विरुद्ध, या उनको इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, उस समय साक्षरता दर भी कम थी। तो जिसके कारण किसान को सिर्फ इस बात से संतुष्ट हो जाना पड़ता था कि उन्हें 2 वक्त का भोजन मिल जाए, यही बहुत है, जो कि पहले नहीं मिल रहा था, इससे ज़्यादा पहले शोषण हो रहा था। तो इसलिए किसानों को ये लगने लगा कि चलो ठीक है कि अब तो कुछ मिल रहा है पहले, और लेकिन शोषण तब भी था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आमतौर पर सरकारी संस्थाओं के नेता जैसे अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष ही एक ही परिवार के हुआ करते थे, और जो गांव प्रभावशाली अपना रुतबा रखते थे, जिसके कारण किसान भी उनके मानसिक दबाव में रहते थे और मतलब उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से बचते थे। भूमि सुधारों का महत्व, तो भारत में हिंसा का प्रयोग किए बिना तथा विनाशकारी ताकत का इस्तेमाल किए ही आधुनिक जनतांत्रिक व्यवस्था भूमि सुधार का असाधारण प्रयोग किया गया। तो भूमि सुधारों का महत्व अपना विशेष है, क्योंकि सरकार ने जो उपाय किए गए और जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम और काश्तकारी सुधार और भूमि हदबंदी कानून बनाए गए और भूदान आंदोलन के द्वारा किसानों की दशा में पूर्व की अपेक्षा काफ़ी परिवर्तन आया और किसानों को अपने पर्याप्त भूमि का जो हिस्सा मिला, जिससे कि वो अपने जीवन यापन करने में उन्हें सरलता हुई। तो इस प्रकार आज हमने इस अध्याय में देखा भारत में कृषि एवं भूमि सुधार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सुधार हुए, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।